भारत माता की जय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार दोस्तों, मैं भी शानदार हूं। अभी मैं ट्रेंड पे बात करने करने में वीडियो बनाता हूं। ट्रेंड पे ज्यादातर मैं देखता हूं कि ट्विटर ट्रेंड क्या कर रहे हैं, उसमें भी देखता हूं। चीन पे भी मैं बनाता हूं वीडियो, और मेरे वीडियो सुशांत के जस्टिस के लिए हैं, और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मैं समझने की कोशिश करता हूं। अभी का वीडियो दोस्तों में ट्विटर ट्रेंड पे दो बातें ट्रेंड हो रही। एक तो मोदी के मन की बात के डिसलाइक्स, और दूसरी तरफ पीएम मोदी प्राइड ऑफ इंडिया। दो ट्रेंड चल रहे हैं। तो जो पीएम मोदी मन की बात को डिसलाइक करने वाले लोग हैं, वो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। उनका गुस्सा गलत नहीं कहा जा सकता। कोई 1-1.25 लाख डिसलाइक के करीब हैं उस पे, और कोई 50,000 40-50,000 उस पे लाइक्स हैं। तो नंबर का प्रश्न नहीं है। एक भी डिसलाइक अगर होता है तो वो भी वैल्यूएबल है। अगर एक भी व्यक्ति स्पेशली युवा अगर अपने मन में खीज और चिढ़ रख रहा है अगर, तो वो भी काउंट की जानी चाहिए। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री इस देश के सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी सुप्रीम अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है। मेरा कहने का मतलब जो एक्टिंग पर्सन है वो सबसे सुप्रीम है, तो उनकी ही जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वही जिम्मेदारी भी लेंगे। बेरोजगारी हो चाहे कोई भी समस्या हो, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या भी बेरोजगारी की ही चल रही है। और उसका रीजन मैं आपसे बताऊंगा कि उसका रीजन मैं पिछले 1 साल से अपने ग्रुप में और अपने आसपास में जो भी दोस्त फैमिली मेरे टच में हैं, उनको मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से कहता आ रहा हूं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगी। मेरा अभी फेसबुक पे पिछले साल का मेरा वो कटिंग आई थी, मैं सर्च करूंगा, अगर वो मेरी नजर में आई तो मैं कटिंग भी सामने लाऊंगा। फेसबुक पे भी मैं नारायण हरणे नाम से हूं। आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और फ्रेंड लिस्ट में आ सकते हैं। तो पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि ये जो बेरोजगारी की समस्या है दोस्तों आज की नहीं है, ये पिछले 10 वर्ष का, जो 1 दशक का जो चाइना और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर चल रहा है। एक कोल्ड वॉर से निकले थे रशिया और अमेरिका के, और दूसरे कोल्ड वॉर में आ गए। जो भारत ने पिछले 2 दशकों में तेजी देखी होगी, वो पिछले 10 साल, 1 डिकेड भर से लगभग इन दोनों में ठनाठनी चल रही है, जो कि जमीन के अंदर थी, पानी के अंदर परत थी। अब कोरोना के बाद जो अमेरिका, ट्रंप लीड कर रहा है जिस अमेरिका को, उस अमेरिका का संयम जवाब दे गया। क्योंकि एक तरफ जहां देखें अमेरिका की गलती से अमेरिका में कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज ने, अमेरिका में कैपिटलिज्म हावी है, वहां पे जो पैसे वाले कंपनीज हैं वो ही दरअसल अमेरिका चलाते हैं। अमेरिका में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र असल में उन कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है जिनके पास पैसा कमांड करते हैं। तो यही लोग कमांड करते हैं, और इन्हीं लोगों ने पिछले 10-20 सालों में कॉस्ट कटिंग को लेके, ये 79 की बात कर रहा हूं मैं, 1970 से लेकर 1979 के बीच की बात है, जब उन कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे कि हम अपनी कंपनी को कॉस्ट कट कर सकते हैं, प्रॉफिट हमारा उतना ही होगा, प्रॉफिट हम यहां लेके आएंगे अमेरिका में, और वहां से फलाना ठिकाना जो भी है। तो कॉस्ट कटिंग के नाम पर बहुत सारी छूट जो है वो चाइना को दे दी गई। चाइना की कंपनियों ने क्या बदमाशी करी कि ये जो कम्युनिस्ट है, लोकतंत्र से लेते गए और कम्युनिस्ट के नाम पे, वो देने के नाम पे ठेंगा दिखाया। अब यहां पर जो लालची अमेरिकन कंपनीज हैं, लालची अमेरिकन कंपनीज इन लालच में आ गई, और चूंकि पैसे का प्रवाह चाइना की तरफ से घूस के रूप में बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी लॉबी जो काम करती है वो किन्हीं भी लोगों को अपने फेवर में काम करा लेती है। चूंकि वहां पे लोकतंत्र तो है नहीं चाइना में, जो लोगों को कोई तकलीफें भी होती है तो वहां पे साफ कर दिए जाते हैं लोग। ये उइगुर के लिए हम देख सकते हैं, वहां टेंट के टेंट गायब हो जाते हैं, उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, उनके घर के घर गायब हो जाते हैं, मोहल्ले गायब हो जाते हैं। तो यहां यानी अमेरिका में अगर कुछ गलत चीज होगी तो वहां पे उनकी सरकारों को बदल दिया जाएगा। 50 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है, और अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, चाहे कितना भी झोल हो।
फिर भी डेमोक्रेसी की वहां बात की जाती है, लेकिन चाइना में इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। वहां पे जनता की आवाज कहां है ये पता करने का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि चाइना के 150 करोड़ लोग हैं, उनका इंटरेक्शन ना बाहर के लोगों से हो पाता है, ना चाइना में वो वोट दे सकते हैं, ना अपनी विरोध की आवाज कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास ये है कि काम करो, सुबह से शाम तक काम करो, घर जाओ, पैसे गिनो और एंजॉय करो। पैसे भी अच्छे, ऐसा नहीं है, चाइना में जो लेबर है वो भारत से कई गुना, 4 गुना 5 गुना अच्छी लेबर है। जैसे भारत में अगर लेबर कोई 500 रुपए कमाता है तो चाइना में कम से कम वो 2000 रुपए कमा लेगा पर डे के। तो बहुत अंतर है चाइना की लेबर में और यहाँ के जो मिडिल क्लास है, वो बहुत अंतर हो गया है। उन्होंने काम भी किया, चाइना ने ऐसा नहीं है काम नहीं किया, लेकिन चाइना से प्रॉब्लम कहां आती, चाइना ने जो कोरोना की जो अपडेट्स देनी थी WHO के थ्रू दुनिया को, वो उसने छिपा ली। इससे क्या हुआ कि यूरोप पूरा डाउन हो गया। यूरोप डाउन हुआ तो उसका असर अमेरिका पे भी पड़ा, अमेरिका खुद भी डाउन हो गया। तो यहां पे जो दो एक इकोनॉमिक जो इंजन थे, यूरोप और अमेरिका, या अमेरिका और यूरोप कह लें आप, तो ये जो दो इंजन थे वो इंजन डामाडोल हो गए। भारत पे भी वही बैड इफेक्ट आया, भारत पे भी कोरोना का प्रभाव रहा। फिर भी हमारा जो ग्रामीण भारत है उसने भारत की इकोनॉमी को बहुत हद तक बचाए रखा, एकदम भरभरा के चरमरा के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिर गई। तो जो अर्बन एरियाज में जो लोग जो वापस से अपने गांव की तरफ आए, जो माइग्रेशन हुआ था रूरल एरिया से अर्बन की तरफ हुआ था, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के गांवों से, शहरों से, छोटे शहरों से, मुंबई, दिल्ली और बंगलोर की तरफ हुआ था, वो लोग वापस से अपने घरों की तरफ, गांवों की तरफ, प्रदेशों की तरफ लौटने लगे। तो एक अच्छी बात यह भी रही कि जो किसानी का फैक्टर था, बहुत से बैंक जो लोन रूरल एरियाज में ट्रैक्टर वगैरह पे दे रहे थे, वो उनकी बेटर रिपोर्ट रही, और जो नहीं दे रहे थे वो भी वहां रूरल एरियाज में अपनी उन्होंने ताकत लगा दी। लेकिन कई बैंक जिनका अर्बन एरियाज में ही काम था, यस बैंक जैसे और बहुत से, तो वो उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह भरभरा गई, चरमरा गई, क्योंकि सारे ही जो अर्बन एरियाज के जो कस्टमर थे वो उनके पास जॉब वगैरह नहीं, और वो बहुत बुरी तरह अर्बन इंडिया जो है वो हिल गया। और ग्रामीण भारत जिसे कहते हैं, अर्बन एरिया और ग्रामीण भारत, तो ग्रामीण भारत ने संभाल के रखा है। अब आते हैं पीएम हमारे जो है वो प्राइड ऑफ इंडिया, जैसे मैं देख रहा हूं पीएम मोदी प्राइड ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पीएम मोदी प्राइड ऑफ इंडिया है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि बेरोजगारी इस वक्त बहुत परेशान कर रही होगी। फिर भी मैं यहां पर यही बात कहूंगा कि इस वक्त दूसरी सभी समस्याओं से चाइना का इशू अभी सबसे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे बुरा अभी चाइना का इशू है। चाइना जैसा बदमाश देश बेलगाम घोड़ा है, ये बेलगाम घोड़ा है, ये बेलगाम ड्रैगन है, ये बेलगाम बैल सांड जो भी कह लें आप, बेलगाम है। ये बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह रौंदता हुआ चला जाता है अपने आसपास के। इसका कोई 40 लाख स्क्वायर 40 लाख हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर में विच एवर इज, मतलब 40% इसका ओरिजिनल जो एरिया था वो इसका अपना चाइना था। बाकी लगभग आज की डेट में 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें से 40 माइनस करते हैं तो लगभग 60% इसका ऑक्युपाइड है, जो इसने जबरदस्ती इसने दबाया हुआ है, लाइक दैट तिब्बत। तो ये इशू, अच्छा भारत की प्रॉब्लम कहां आई, जब भारत में स्टैंड ऑफ डोकलाम में शुरू हुआ। डोकलाम से आपको मैं पोजीशन बता दूं, जो हमारा चिकन नेक कहलाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां से हमारी 7 सिस्टर्स और हमारा जो सिक्किम प्रांत है, 8 प्रदेश है, वो वहां से सीधे सीधे उनसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। हमारे भारत बिल्कुल 22 से 30 किलोमीटर का बिल्कुल पतला सा गली आ रहा है, उसके ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूं आपको भूटान है, नीचे बांग्लादेश है और इस तरफ नेपाल है। 3 देश हैं। तो 3 देश से अगर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, बाइलेटरल टॉक कह लें या जैसी भी है, अगर जरा भी वीक होती है, झोल झाल होती है, तो चाइना हमारा मेनलैंड जो है, मेनलैंड से ऑक्युपाई करके वो 22 किलोमीटर का जो है 30 है, और जो एक्यूरेसी में आता है वो 22 ही हो जाता, 22 किलोमीटर ही बचता है।
जो यूज किया जा सकता है। तो वहां से ट्रकों की आवाजाही होती है, सारा जो सप्लाई जाती है सेवन सिस्टर्स को वो है। अगर डोकलाम में अगर भारतीय सेना कमजोर पड़ गई होती तो आप ये मान के चलिए कि वो बिल्कुल भूटान को रौंदता हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाता और वहां से बांग्लादेश को जैसे तैसे पैसों में डेट ट्रैप में फंसा के वो किसी भी तरीके से सीधे सीधे हमारे बे ऑफ बंगाल में आके खड़ा हो जाता, धमक जाता। लेकिन जैसा डोकलाम में रोका वैसा ही पेंगोंग झील पे भी है और वैसा ही जो इसका स्टैंड ऑफ हुआ है वैसा ही भारत ने वहां पर दोबारा से उसको रोकने की गलवान वैली में दोबारा से उसको वहीं पे रोकने की कोशिश की है। और अभी 29-30 की दरमियानी रात फिर से पेंगोंग झील में झड़प हुई है बताया गया। देखिए जो फ्लैग मीटिंग्स चल रही है, फ्लैग मीटिंग्स पे मेरा तो कोई भरोसा नहीं है। फ्लैग मीटिंग्स क्या होती है, जो आर्मी हेड होते हैं वो बराबर लेवल के, उधर से भी एक ऑफिसर आता है लेवल का, इस तरफ से भी आता है, दोनों तरफ से आते हैं, वो आपस में बात करते हैं और ये बातचीत होती है कि सेनाएं हमारी पीछे हट जाएंगी। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे चाइना एक बदमाश देश है, उसकी जो आर्मी कुछ कहती है और उनकी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो हकीकत में कुछ होती नहीं है। अच्छा बात यह है कि यदि आप पीछे हट रहे हैं तो 1962 की जो पोजीशन थी, जो हम दुर्भाग्य से हार गए थे, वो वाली पोजीशन तक पर आ पाए। लेकिन जो हार गए थे उसके बाद भी वो चाइना ने अपने कदम नहीं रोके और वही वो 20 किलोमीटर वाले रेंज में वो 3 कदम आगे बढ़ाता और 2 कदम पीछे लेता। एक कदम जो है वो उसका अपना, तो ये कई किलोमीटर्स में हो जाते थे। आगे आए वो 5-7 किलोमीटर आगे आए, 4-5-6 किलोमीटर पीछे हो गए, पीछे का 1-2 किलोमीटर जो बचा हो वहीं पे तंबू और खूंटे गाड़ लिए, तो वो चाइना का अपना हो गया। तो ये इस तरह की बदमाशी जो कला लगातार पिछले 5 दशक से करता आ रहा है, हमारी कुछ चाइना की भी बदमाशियां हैं और कुछ हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की भी परेशानियां रही है। खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां ये कहने वाली बात है कि जो भी हमारा पास्ट में हुआ है वो सब का सब इस समय हम नहीं छोड़ सकते। अब परेशानियां अगर आप देखेंगे तो निश्चित कोरोना का इफेक्ट है, चाहे वो कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका कह लें, और दुनिया भर से सिमटती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ती जा रही है वो उन सब का इंपैक्ट कह लें। तो इसका एक मुझे अच्छा असर ये भी दिखता है कि हमारा जो दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जो ऐसे शहर है जो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं, पॉपुलस सिटीज में आ गए, कई दिल्ली जैसे शहरों की तो आबादी कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में खुद 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं, मुंबई में भी 2-2.5 करोड़ हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलर सिटीज हो गई हैं कि कई छोटे मोटे देशों की तो पूरी आबादी इतनी समा जाए। तो इतनी ज्यादा आबादी का कहीं फट ना जाए, ये इस वजह से तो मुझे लग रहा है कि कोरोना का मुझे एक तरह से अच्छा दिखा कि लोग अपने अपने गांवों में और घरों में रोजगार ढूंढने लगे। अब देखिए कि सारी चीजें एकदम से सेटल अगर देखें तो वो इतने जल्दी हो नहीं सकती। मैं युवाओं के गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको नीट में परेशानी आ रही है, जेई में परेशानी आ रही है, उनका गुस्सा जायज है। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम होते हैं, वो रेलवे, बैंक, इनमें भी होते हैं एग्जाम, उनमें भी बच्चों को परेशानी आ रही होगी, युवाओं को परेशानी आ रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि ये आप जब पलट के देखेंगे ये गुस्सा आपको थोड़ा ही लगेगा। लेकिन भारत जो अभी चाइना को फेस कर रहा है, चाइना की दुष्टता को फेस कर रहा है, ये कहीं कहीं ज्यादा इससे है। क्योंकि दोस्तों देश रहेगा तो हम रहेंगे। हम अपना नॉर्थ ईस्ट भी जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, उसको भी नहीं खो सकते। पुराने समय में हमसे बहुत गलतियां हुई है, बहुत सोतेला व्यवहार हुआ है उन प्रदेशों से। तो इस वक्त हमारी पूरी ताकत चाइना को काउंटर करने की है। उस तरफ से लद्दाख में जो उसकी चालाकियां चल रही हैं वो वापस से करने की है, और अरुणाचल प्रदेश तरफ यानी भूटान के उस तरफ जो हमारी सीमाएं लगती है उसको कंट्रोल करने की, काउंटर करने की हमारी पॉलिसी चल रही है। तो मुझे तो मोदी की पॉलिसी में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। जो जिस तरह से मेरी सामान्य बुद्धि है दोस्तों, मैं बहुत ये नहीं कह रहा हूं मैं किसी सब्जेक्ट का कोई जीनियस हूं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए मुझे,
लाइक शेयर करेंगे तो मेरा जो है समय मेरा बच जाएगा और मैं कंटेंट पे ज्यादा समय दिया करूंगा। अभी मैं क्या है एक एक व्यक्ति को ट्वीट करता हूं और ग्रुप में शेयर करता हूं, तो ये अगर आप सपोर्ट कर देंगे मुझे तो ये मेरा समय बच जाएगा। और जो भी मित्र मुझे, ये फ्री है यूट्यूब चैनल, बिल्कुल एकदम फ्री है, किसी का तरह का भी चार्जेस नहीं है। सब्सक्राइब भी करेंगे तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रेस बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वो भी फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जो मित्र मुझे सहयोग करना चाहते हैं, जिन लोगों को मेरा अच्छा काम लग रहा है या मैं और अच्छा काम कर सकूं, वो फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी बैंक डिटेल नीचे दे दी है, वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों कि मेरी जो सामान्य बुद्धि जो कह रही है, आप अपना मत मुझे बताइए, कमेंट मत मतलब आप मत जरूर बताइए, मत मतलब वो अपना जो राय है वो आप जरूर दें, अपना मत प्रकट करें और जरूर अपनी राय बताएं और लिख के मुझे कमेंट करें यूट्यूब पर आपका लिखना बहुत जरूरी है। कुछ मित्र मुझे व्हाट्सएप पे कर देते हैं, कुछ फेसबुक पे कर देते हैं, तो वो भी अच्छा है, उनके लिए भी बहुत थैंक यू, वेल एंड गुड। लेकिन जो यूट्यूब पे अगर आप करेंगे और उस सब्जेक्ट की जो मैंने बोल रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, उस पर अगर आप टॉक करेंगे, उसके कमेंट रखेंगे, तो मुझे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए एक सब्जेक्ट मिलेगा, दिशा मिलेगी कि और किस तरफ चलना चाहिए। तो मेरी सामान्य बुद्धि तो यही कह रही है कि इस वक्त मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। कुछ समय तक आपको, मुझको, सभी लोगों को बहुत सी परेशानियां आएंगी, आ सकती हैं, आ रही होंगी। मैंने अभी फेसबुक पे भी मेरा वो है, मैं फेसबुक पे मैंने लिखा था 145 रुपए लीटर तेल, मूंगफली का तेल है, जो कभी 90, 95 और 110 तक लिया था, वो अभी जस्ट 145 रुपए तक चला गया। वो भी जो डोर था, ऑन डोर, वो कह रहा था 20% ऑफ है या 15%, नहीं तो 175 रुपए उसके ऊपर एमआरपी थी। सब्जियों का भी मैंने अपडेट किया, दूध के भी रेट बहुत ज्यादा है, सब्जियां तो 80 से 120 रुपए तक मिल रही हैं साधारण। और मैं मोदी से जो गरीब कहते हैं, उस पर भी मोदी से मैं मुखर अपोजिट मेरा सोचना है कि अब पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गरीब कहा है, उससे मोदी को निकल के अब मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की तकलीफों को समझना चाहिए। शायद आप लोग मुझे समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ कह रहा हूं, क्योंकि जो गरीब था पिछले 4, 5, 6 दशक का, वो अब मध्यम वर्ग में शिफ्ट हो चुका है। और मध्यम वर्ग को समझ के, क्योंकि मध्यम वर्ग ऊपर भी जो संभ्रांत वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उनमें भी उनका संपर्क रहता है, और जो निम्न मध्यम वर्गीय अति पिछड़े लोग हैं उसमें भी उनका संपर्क रहता है। तो दोनों तरफ इस मध्यम वर्ग को और निम्न मध्यम वर्ग को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो मोदी से, आप लोगों की तरह मोदी से भी मेरा ये बड़ा करबद्ध आग्रह होगा कि गरीबों से अब अपनी थोड़ी सी विचार बुद्धि सोच के, चिंतन मनन, अपनी जो आपकी जो बेस्ट जो टीम है, उसको मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की तकलीफों की तरफ लगाएं मोदी जी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। एक साधारण दुकान भी लेने जाए तो 5-7 हजार रुपए के इससे किराए से कम नहीं मिलती है। खरीदने जाए तो 10-20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, मेन मार्केट में 2-2 करोड़ तक दुकानें होती है। अब शायद कुछ कम हो गई होंगी, फिर भी 2 करोड़ में कितने जीरो आते, साधारण व्यक्ति तो जिंदगी भर सोच भी नहीं सकता। और वो कहेगा 2 करोड़ रुपए होते तो मैं दुकान ही क्यों लगाता, एफडी कर देता, वो भी सही है। कम से कम उसको कितना 7 दूनी 14-15 लाख रुपए तो बैठे बैठे ही मिल जाता, 15-16 लाख रुपए उसको बैठे बैठे मिल जाते, तो ऐसी 1 लाख रुपए महीना उसको मिल रहा होता, तो वो क्यों कमाने जाता। तो मेरा मतलब यही है मोदी जी, आप मेरा समझें इस चीज को, आग्रह को। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए आप ज्यादा प्रोएक्टिव आप अपनी स्कीमें लेकर आए। इसी बात पर मैं यहां पर वीडियो वाइंड अप करता हूं। दोस्तों, आप जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो अवश्य सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।